हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस वीडियोस में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 को, जो कि था बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। हमने पहली वीडियो में पढ़ा बिजनेस क्या होते हैं, उसके टाइप क्या है, उसके क्या क्या फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस के क्लासिफिकेशन से, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स या वर्गीकरण कितने होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। हम व्यवसायिक गतिविधियों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री यानी उद्योग और कॉमर्स यानी वाणिज्य। वाणिज्य को भी दो सब कैटेगरी में बांटा गया है, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार और ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब है व्यापार में सहायक गतिविधियां। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री क्या होती है, उद्योग क्या होता है। इट इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एन इकोनॉमिक मोटिव। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इंडस्ट्री, जिसे उद्योग कहते हैं, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना इस उद्देश्य से कि लाभ कमाया जा सके या प्रॉफिट जनरेट किया सके या मॉनेटरी गेन या इक्विवेलेंट टू मॉनेटरी गेन किया जा सके, इंडस्ट्री कहलाती है। दोबारा से, इंडस्ट्रीज में गुड्स और सर्विसेज को बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है या बनाया जाता है इकोनॉमिक मोटिव से, यानी लाभ कमाने के उद्देश्य से। इंडस्ट्री को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी इंडस्ट्री यानी प्राथमिक उद्योग क्या होता है। प्राथमिक उद्योग है, it includes all those activities which are concerned with extraction and production of natural resources and development of plants etc. ये कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटीज जिसमें नेचर से रिसोर्सेज को निकालते हैं या प्लांट और एनिमल को ग्रो करते हैं, हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। दोबारा से, कि जब आप नेचर से कुछ भी निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं, मिनरल्स हैं और कई सारी चीजें हैं, तांबा है, लोहा है, सारी चीजें, स्टील है, तो ये एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं या हम नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, वो सारे उद्योग। साथ ही साथ जब हम पेड़ पौधे या पशुपालन वगैरह करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, तो ये सारे जो उद्योग हैं प्राइमरी उद्योग में आते हैं। अब अगर हम देखें तो प्राइमरी उद्योग को भी दो कैटेगरी में यानी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में प्राकृतिक संसाधनों को डायरेक्टली प्राप्त किया जाता है। These industries provide some heavy raw materials that are mostly products of the natural environment. It includes farming and mining etc. इस उद्योग में, इस इंडस्ट्री में कुछ बेसिक, ये हैवी लिखा है, कुछ बेसिक जो बहुत जरूरी मटेरियल्स होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं सीधा सीधा प्रकृति से। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं खेती बाड़ी आता है, माइनिंग, खनिजों को निकालना जैसे काम इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में these industries breeding of plants and animals for their use in further reproduction. Example, cattle breeding, poultry farms. इन इंडस्ट्रीज में ब्रीडिंग कराई जाती है जानवरों की और साथ ही साथ उनका रिप्रोडक्शन कराया जाता है। पशुपालन हो गए, मधुमक्खी पालन हो गए या मत्स्य, फिश, जो पोल्ट्री है, ये सारी चीजें क्या हैं, या जानवर बांधना, भैंस बांधते हैं, गाय बांधते हैं, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें जो हैं ये किसमें आती है, ये हमारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, और जेनेटिक और एक्सट्रैक्शन दोनों प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेगमेंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, द्वितीयक इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ऐसे एक्टिविटीज आते हैं जिनमें प्राइमरी इंडस्ट्री से जो आउटपुट आए थे उन्हें प्रोसेस किया जाता है। These industries are concerned with further processing of the material extracted at the primary sector so as to convert them into finished good. सेकेंडरी इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहा जा रहा है जिसमें
जो मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से हमें मिले थे या जो आउटपुट हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से मिले थे, उन आउटपुट को दोबारा से प्रोसेस करके उन्हें या तो सेमी फिनिश गुड में बदला जा रहा है या उन्हें फिनिश गुड में बदला जा रहा है। एग्जाम्पल इसके कुछ ऐसे हैं, जैसे माइनिंग ऑफ आयरन और, जैसे आयरन और का निकालना, ठीक है। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है प्राइमरी इंडस्ट्री की तरह ही उसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। प्राइमरी को एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक इंडस्ट्री में बांटा गया था, ऐसे सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंतर्गत बांधा गया है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है? These industries engage in producing goods through processing of raw materials and creating utilities. It is further divided into four parts. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसके अंतर्गत रॉ मटेरियल से नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। दोबारा से कि these industries engage in producing goods through processing of raw material and creating utilities. सीधी बात है कि हम ये कह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड में बदला जाता है, यानी जो रॉ मटेरियल है उनकी यूटिलिटी को बढ़ा के उन्हें फिनिश गुड या यूजेबल या मोर यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसे भी चार भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट है एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है? These industries separate and bifurcate different elements from the basic material so as to produce various byproducts from the same element. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें एक ही प्रोडक्ट से कई सारे प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या उन्हें कई अलग अलग प्रोडक्टों में कन्वर्ट किया जा रहा है। सिंगल रॉ मटेरियल से मल्टीपल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल दिया, जैसे अगर देखा जाए तो जो क्रूड ऑयल आता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल प्राप्त किए जाते हैं, यानी एक बेसिक मटेरियल जो क्रूड ऑयल है कच्चा तेल है, कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें प्राप्त की जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो दूसरा टाइप है वो है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है पहले पढ़ते हैं, समझते हैं फिर। These industries bring together materials and ingredients from varied sources and combine them to form a new product. For example, cement industry. ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कई सारे या अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। सीमेंट उद्योग जो है इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। दोबारा से, इस इंडस्ट्री में कई सारे डिफरेंट मटेरियल्स को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो बनाया जाता है वो कई सारे जो मटेरियल्स हैं उनको मिक्स करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तीसरा है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। These industries are involved in extraction and processing of resources and raw materials to produce semi-finished और finished goods. अब ये कहना है कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल में फर्दर ऑपरेट करके उन्हें या तो सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, या फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल है जैसे शुगर इंडस्ट्री है या पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्री, जो गन्ना आता है किसान जो पैदा करते हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, वो इन मिलों में जाता है और गन्ने से रस निकाल के उसे चीनी या और जो चीजें हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे पेपर मिल है, ठीक है, जो गोबर वगैरह आता है, जो पेड़ों की छाल वगैरह मिलती है, तने वगैरह मिलते हैं, उसका इस्तेमाल करके पेपर उद्योग बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री काम करता है कि वो रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसे प्रोसेस करके सेमी फिनिश गुड या फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है। अगला है असेंबलिंग इंडस्ट्री, जोड़ता है। These industries bring together different components of various firms to form a new product. ये कंपनी अलग अलग कंपोनेंट यानी एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कंपनियों से मंगाती हैं और फिर उन्हें कंबाइन करके, उन्हें आपस में जोड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना देती है। एक एग्जांपल के लिए, डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज आर बॉट टुगेदर टू असेंबल them to convert it in a television, computer, car, etc. जैसे एग्जांपल दिए ये कि बहुत सारे जो ऐसे उद्योग हैं जो अलग अलग कंपनियों से अलग अलग हिस्सों को
एक प्रोडक्ट के अलग अलग हिस्सों को खरीदती हैं और उनसे एक प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे टेलीविजन है, जैसे कार है, इंडस्ट्रीज है, जैसे बाइक है, ये सारी चीजें जो है असेंबलिंग का ही या कहेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्रीज का ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करी जो कि सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पार्ट था और उसके हमने फर्दर 4 पार्ट पढ़े। नो बी पार्ट जो था सेकंड इंडस्ट्री का वो था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है, निर्माण करता है, बड़े डैम पुल वगैरह। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, bridges etc. and they use the products of manufacturing industries and extractive industries. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है, निर्माण उद्योग जो होता है, वो आमतौर पे डैम बना रहा है, बांध बनाने का काम, रोड बनाने का काम, पुल वगैरह के निर्माण का काम करते हैं। ठीक है, और ये इस्तेमाल करते हैं उन सारे उत्पादों को या प्रोडक्ट को जो उन्हें मिलते हैं कहां से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से या एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से मिले हुए जो प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल किन उद्योग में किया जा रहा है? कंस्ट्रक्शन उद्योग में किया जा रहा है, जिसकी वजह से डैम, रोड्स जैसी चीजें बनाई जा रही हैं या कह के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का होता है। ना टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है, तृतीय उद्योग, ठीक है, पार्ट है, are providing support services to primary and secondary services and it form a part of commerce. Tertiary industry जो है support services, सहायक गतिविधियां करती हैं या सहायता प्रदान करती हैं, चाहे वो प्राइमरी इंडस्ट्री हो चाहे वो सेकेंडरी इंडस्ट्री हो, दोनों को ही, और ये वाणिज्य का हिस्सा है। All services activities which are auxiliaries to trade like transport, banking, insurance, warehousing, communication, packaging, advertising, etc. are fall under this category. जितनी भी सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं हैं जो कि जुड़ी हुई हैं व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए, व्यापार में सहायता करने के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, यातायात हो, बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वेयर हाउसिंग हो, भंडारण जैसी सुविधाएं हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, संप्रेषण हो, टेलीफोन है या पोस्टल है, ये सारी चीजें, ये पैकेजिंग हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, विज्ञापन आदि हो, ये सारी जो सेवाएं हैं जो कि ट्रेड में काफी यूजफुल है, वो सारी जो है इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, यानी टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है, टर्शरी उद्योग का पार्ट है। इंडस्ट्री के बाद हमारी बात आ गई कॉमर्स की तरफ बढ़ते हैं। बिजनेस में हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री क्या होता है और उसके बाद आते हैं कॉमर्स क्या होता है, यानी वाणिज्य क्या है, हमने देखते हैं। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दी एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज आती हैं, सेवाएं आती हैं जो किसी वस्तु की बिक्री में सहायक होती हैं, यानी सेल एंड परचेज, इसी को एक्सचेंज कहते हैं। दोबारा से, जब किसी वस्तु के सेल और परचेज के लिए जितनी भी सहायक सेवाएं हैं, जितनी भी जरूरी और महत्वपूर्ण सेवाएं हैं, उन सेवाओं को, उन सारी सर्विसेज को, या जितनी भी इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, उन सारी सर्विसेज को कॉमर्स की कैटेगरी में रखा गया है, वाणिज्य के अंतर्गत देखा जाता है। It also involves all the activities that assist to removal of hindrance of people, place, time, finance, risk, information faced during the exchange of goods and services. सीधी बात है, एक वस्तु को सेल और परचेज कराने के लिए जो जरूरी एक्टिविटीज की जा रही है, हम उन्हें कॉमर्स कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि वो सारी एक्टिविटी जिससे एक ग्राहक और एक जो विक्रेता है उनके बीच में जो सेल परचेज होना है उसको आसान बनाने वाले जितने भी काम हैं आसान बनाने वाले, चाहे वो जगह की समस्या हो या ग्राहक कहाँ पे मिलेगा वो समस्या हो, जो समय से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं, या फिर जो भी जोखिम है या जो भी पैसों की सहायता, जिसे हम वित्त कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं, वो सारी सहायताएं
या इंफॉर्मेशन, वस्तु से रिलेटेड जो जरूरी जानकारियां हैं, फीडबैक्स हैं, ठीक है, सर्वेज कंडक्ट किए गए हैं, उसके बारे में जो बताना है, या एडवर्टीजमेंट्स वगैरह जो है, ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटी या जो काम है किसके अंतर्गत आ रही है? वो सारी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं, वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं, वाणिज्य भी दो तरीके की एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। पहला है ट्रेड यानी व्यापार, और दूसरा है ऑक्सिलरी ट्रेड यानी वो सारी एक्टिविटी जो किसी भी एक व्यापार में बहुत ही सहायक होती हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ट्रेड में लिखा हुआ है ऑक्सिलरी में। ट्रेड को भी डिफाइन किया है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नोन एज ट्रेड। जब आप किसी वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं या बिक्री कर रहे हैं, सीधी बात है, सीधे आदान प्रदान हो रहा है। जब किसी वस्तु या सेवा का आदान प्रदान सीधा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, तो उसे ट्रेड कहा जाता है, व्यापार कहा जाता है। और व्यापार एक एसेंशियल पार्ट है कॉमर्स का, ये अभिन्न हिस्सा है, अपरिहार्य हिस्सा है। यानी कॉमर्स से ट्रेड को अलग करके कभी नहीं देखा जा सकता। यानी वाणिज्य में व्यापार जो है, अगर व्यापार है का मतलब वाणिज्य हो रहा है, और वाणिज्य का मतलब ही व्यापार है। कॉमर्स जो है वो ये कहेंगे ट्रेड इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉमर्स, इस तरीके से ना। दूसरा तो ऑक्सिलरी ट्रेड, यानी वो सारी एक्टिविटीज या वो सारे जो परफॉर्मेंसेस हैं जो ट्रेड को इजी बनाते हैं या कन्वीनियंट बनाते हैं, सरल बनाते हैं, सिंपल बना देते हैं। एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। वो सारे कामकाज, क्रियाकलाप, वो सारे जो वर्क हैं जो इसलिए किए जा रहे हैं, वो सारे जो फंक्शंस हैं जो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि ट्रेड हो सके। कोई वस्तु या सेवा दो व्यक्तियों के बीच में, दो कंपनियों के बीच में आसानी से बिक सके, या सेल परचेज हो सके, या एक्सचेंज हो सके, उन सारी एक्टिविटीज को जो इसको आसान बनाती है, सरल बनाती है, या सहायता करती है ऐसा होने में, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहा जाता है। नाउ ट्रेड की बात करते हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। आखिर ट्रेड व्यापार है क्या? Trade means buying and selling of goods which involves exchange of commodities for money or money's worth. ट्रेड का मतलब, व्यापार का मतलब है आप वस्तु और सेवाओं को बिक्री कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। बिक्री करना या खरीदना, बाइंग और सेलिंग, खरीदारी करना या बेचना से संबंधित होता है व्यापार। ट्रेड ट्रेड का मतलब है सीधा आदान प्रदान होना वस्तु और सेवाओं का, दो व्यक्ति, दो लोग या दो पार्टियों के बीच में, इस उद्देश्य से कि जब एक वस्तु दी जा रही है या सेवा दी जा रही है, तो जो दूसरी पार्टी है जो उस वस्तु या सेवा को प्राप्त कर रही है, वो उसके अगेंस्ट में पैसा देगी या पैसे के समान या पैसे की वैल्यू वाली ही कोई चीज देगी। अब आते हैं ट्रेड व्यापार के टाइप कितने होते हैं। सबसे पहले व्यापार के जो टाइप होते हैं उनमें पहला है होम ट्रेड, घरेलू व्यापार। इट इज ऑल्सो नोन एज द डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड। इसी को एक घरेलू व्यापार, सकल व्यापार या आंतरिक व्यापार भी कहा जाता है। होम ट्रेड भी कहा जाता है, डोमेस्टिक ट्रेड भी कहा जाता है, इंटरनल ट्रेड भी कहा जाता है। इट मीन्स दैट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री एंड बोथ द बायर एंड सेलर शुड बिलोंग टू द सेम नेशन। होम ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स। देखिए, इसका मतलब यह है कि जो ग्राहक है और जो माल बेचने वाला सेलर है, ये दोनों ही एक ही देश में रहते हैं, नागरिक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं भारत में हूं और जो माल बेचने वाला है वो भी भारत में ही मौजूद है। तो अगर भारत में मौजूद माल बेचने वाला सेलर भारत में मौजूद ग्राहक को अपना माल बेच रहा है या अपने क्लाइंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है जो कि भारत का ही है, भारत की सीमा के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, तो हम इसे डोमेस्टिक ट्रेड कहेंगे अगर हम नजरिए से बात करें भारत के। ठीक है, ऐसे अलग अलग देशों के लिए सेम होगा कि अगर किसी देश की सीमा के अंतर्गत, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री के अंतर्गत जो है सेल, परचेज या एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया जा रहा है, तो इसे होम ट्रेड कहते हैं। अब होम ट्रेड को भी आगे दो तरह के वर्गों में बांटा गया। एक तो होलसेल ट्रेड होता है, थोक व्यापार, रिटेल ट्रेड, खुदरा व्यापार। थोक का मतलब है बल्क में, प्रोड्यूसर या तो अपने एजेंट को बेच रहा है या होलसेलर को बेच रहा है,
ये बड़ी क्वांटिटी में, और होलसेलर आगे रिटेलर को बेच रहा है वो भी बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में। सीधी बात है, होलसेल ट्रेड में जो खरीदार है उसका बेसिक मोटिव चीजों को इस्तेमाल करना नहीं होता, बल्कि आगे उसे फिर बेचना ही होता है। It implies that the buying and selling of large quantity, होलसेल ट्रेड का मतलब है कि जब आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं बड़ी मात्रा में वस्तु को। A wholesaler buys goods directly from the producers and sells them to the retailer. एक जो थोक व्यापारी होलसेलर होता है वो वस्तुओं को बड़ी मात्रा में सीधा निर्माता से या प्रोड्यूसर से, उत्पादक से खरीदता है और फिर उसे रिटेलर खुदरा व्यापारियों को बेच देता है। दूसरा है रिटेल ट्रेड, खुदरा व्यापार। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, जब छोटी छोटी इकाइयों में या बहुत कम मात्रा में, छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को बेचा जा रहा है कंज्यूमर को, ग्राहक को सीधा, ठीक है, जो उसका उपयोग करेगा। डेफिनेटली रिटेलर से जब आप वस्तुओं को या सेवाओं को खरीदते हैं तो आप उसका प्रयोग करने के लिए खरीदते हैं, आप उसका इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए खरीदते हैं, या कहें कि प्रोडक्ट की यूटिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए खरीदते हैं। तो कह रहे हैं कि रिटेल ट्रेड में जब वस्तु और सेवाएं खरीदी जाती हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी में खरीदी जाती हैं, और रिटेल ट्रेडर बाइज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स देम टू द कस्टमर। एक जो रिटेलर खुदरा व्यापारी होता है वो जो वस्तुओं को खरीदता है होलसेलर, थोक व्यापारी से खरीदता है, फिर उन्हें ग्राहकों को बेचता है छोटी छोटी मात्राओं में। अगला है फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार की बात कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इससे आंतरिक बाह्य व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। दोबारा से, विदेशी व्यापार को ही बाह्य व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इंग्लिश में फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड एक ही बात है। नाउ इट involves the buying and selling of goods and services in between the persons belonging to two or more countries. Foreign trade is of the following types. देखो, जो एक्सटर्नल ट्रेड है या इंटरनल ट्रेड है, इसमें जो खरीदार या विक्रेता है वो दो अलग अलग देशों से या कई अलग अलग देशों से होते हैं। दोबारा से, जब एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड किया जाता है तो इसके अंतर्गत जो बेचने वाला है या जो खरीदने वाला है या खरीदने वाले हैं या बेचने वाले हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही हो सकता है, ये सारे लोग अलग अलग देशों में होते हैं। अब हमने आगे कहा कि जो फॉरेन ट्रेड है उनके भी तीन प्रकार हैं। पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड, का मतलब है निर्यात करना। निर्यात का क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। जब आप अपने देश में प्रोड्यूस गुड को किसी अन्य देश को बेच रहे हैं, अन्य देश के कस्टमर को बेच रहे हैं, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। यानी भारत देश में कोई चीज बनी है और उसे अमेरिका में बेचा जा रहा है। आजकल तो बहुत हल्ला मच रहा है वैसे भी। दूसरा है इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब है आयात करना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इंपोर्ट का मतलब आयात करना, यानी विदेश से कुछ खरीद के देश में मंगाना। It refers to purchase of goods from foreign countries. जब आप विदेशों से गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं, खरीदते हैं और अपने देश में लेके आते हैं, तो इसे इंपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एक और है, वो है एंट्री पोर्ट ट्रेड, जिसे पुनः निर्यात कहते हैं। पुनर्निर्यात व्यापार। पुनर्निर्यात व्यापार का मतलब है कि इट मीन्स इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री for the purpose of exporting them to the some other country। इसका मतलब है कि इसके अंतर्गत एक देश से आयात किया जा रहा है और फिर वो आयातित चीज को अन्य देशों को निर्यात कर दिया जा रहा है, यानी एक देश से इंपोर्ट करके किसी अदर कंट्री को या अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो अभी रिसेंटली हुआ यूक्रेन और रशिया के युद्ध में, क्रूड ऑयल जो है भारत ने बल्क में खरीदना शुरू किया रशिया से, और फिर उसको प्रोसेस करके जो है फिर अदर कंट्रीज को बेचना शुरू किया। इस तरीके से भारत ने बहुत प्रॉफिट किया। यानी भारत ने क्या किया उस दौरान? एंट्री पोर्ट किया, रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ने क्रूड ऑयल के परचेज पे बैन कर दिया यूक्रेन रशिया के युद्ध के बाद। नतीजा क्या हुआ कि भारत ने क्रूड ऑयल को सस्ती दरों पे
चीप प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट की जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस होंगे से कंपैरेटिवली काफी चीपर रेट में उन्हें परचेज किया, प्रोसेस किया, फिर उन्हें अदर नेशंस को सेल करना शुरू कर दिया, एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन इससे कमाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नाउ इट्स टू ट्रेड यानी व्यापार में सहायता, या ऑक्सिलरी ट्रेड या व्यापार में सहायक। हमने कहा था कॉमर्स का ये सेकंड पार्ट है, यानी वो सारी एक्टिविटी जो किसी व्यापार को सरल बनाती हैं, हेल्पफुल होती हैं व्यापार के लिए। द एक्टिविटीज विच असिस्ट ट्रेड आर कॉल्ड एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऐसे सारे काम जिससे कोई व्यापार सरल होता है या आसान हो जाता है व्यापार करना, उन सारे कामों को व्यापार के लिए सहायता या व्यापार में सहायक कहा जाता है, यानी एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहा जाता है उन सारी एक्टिविटीज को which make the activities of trade यानी सेल परचेज को इजी बना देते हैं। Now, it includes transport, banking, insurance, warehousing, advertising, etc. These service enterprises facilitate movements, storage, finance, risk, coverage, and sale promotions of goods. देखो, ये कह रहे हैं कि एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो है उसके अंतर्गत जो काम किए जाते हैं, उन काम के जो उदाहरण है उनमें आता है ट्रांसपोर्ट, यातायात, बैंकिंग, इंश्योरेंस और भंडारण जैसी सेवाएं और एडवर्टाइजमेंट जैसे जो काम है, ये सारे ऑक्सिलरी टू ट्रेड के एग्जांपल हैं। जो कंपनियां ऑक्सिलरी टू ट्रेड प्रोवाइड करती हैं, यानी कॉमर्स का वो फील्ड जो ऑक्सिलरी टू ट्रेड वाली है, वो कंपनियां या एंटरप्राइज होती हैं, वो सुविधाएं देती हैं वस्तुओं के आवागमन की, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिट करने की, ट्रांसपोर्ट करने की, उसको भंडारण करने की, वेयर हाउस होते हैं, भंडार करते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं, जैसे टाइम जो है प्रोडक्ट के प्रोडक्शन और जो उसके सेल के टाइम है उसको मैनेज किया जाता है। फाइनेंस, वित्त, पैसों की सहायता प्रदान करते हैं या जरूरी सेवाओं में जो मॉनेटरी में हो सकती है उसे सपोर्ट करते हैं। रिस्क कवरेज, जो जोखिम है, जोखिम को कम करने का काम करते हैं, सीधी बात है इंश्योर कर देते हैं। और सेल्स प्रमोशन और विज्ञापन जैसे, संवर्धन जैसे, हिंदी में अगर कहें तो संवर्धन जैसे कार्य करते हैं, या कहें कि प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने में सहायक जो काम होते हैं वो ऐसे एंटरप्राइज करते हैं। अब आते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। हम इसको और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हम ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है हम पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी ट्रेड के जो सर्विसेज हमने पढ़ी हैं, अब उनको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात करें, हम यातायात की बात करें, परिवहन की बात करें और संप्रेषण की बात करें। यूजुअली प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सर्टेन लोकेशंस एंड कंजप्शन ऑल ओवर द कंट्री। फॉर इंस्टेंस, टी इज produced in Kerala and Assam, jute in West Bengal, and here there is an obstacle or barrier of place. ठीक है, ये कह रहे हैं आमतौर पे जो भी वस्तु का उत्पादन होता है वो उत्पादन एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा होता है और उसको जो कंजप्शन है वो पूरे देश के अंतर्गत या अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। इस तरीके से जो समस्या आती है जगह की समस्या। जैसे एग्जांपल दिया गया है इसमें कि चाय पत्ती का जो पैदावार है वो ज्यादा केरल और असम में होती है, जूट का जो है वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रोडक्शन या उत्पादन होता है। और इस तरीके से जबकि चाय का जो यूज है पूरे देश में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है बल्कि, और इसी तरीके से जो जूट का इस्तेमाल है वो देश के हर भाग में लगभग होता है। तो एक समस्या आती है प्लेस की समस्या। ठीक है, this is removed by the transport through the various modes such as road, rail and water transport। और जो ये जो जगह की समस्या की उत्पादन एक जगह हो रहा है जबकि उसका उपयोग तो पूरे देश में हो रहा है, तो उत्पादन या जगह की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए यातायात की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन कई माध्यमों से किया जाता है। ये रेल से भी किया जाता है, पानी के जहाज से भी किया जाता है, ये सड़क मार्ग से भी किया जाता है और कई बार वायु मार्ग, एयर जो फैसिलिटीज हैं उनका भी इस्तेमाल करके जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड, ये जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर किए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। नाउ अलोंग विद ट्रांसपोर्ट देयर अराइजेस द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के अलावा किसकी जरूरत होती है? कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। आमतौर पर कहें तो बातचीत की जरूरत होती है। ग्राहक और सेलर के बीच में जो व्यक्ति माल मंगाना चाहता है एक राज्य से दूसरे राज्य में,
इनमें किसकी जरूरत होगी? कम्युनिकेशन की जरूरत होगी, दूर संचार की जरूरत होगी, संप्रेषण की जरूरत होगी। संप्रेषण कम्युनिकेशन का हिंदी मीनिंग है। नाउ आते हैं दिस विल हेल्प प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सीधी बात है, ट्रांसपोर्ट के अलावा जो जरूरत होती है कम्युनिकेशन की होती है, और कम्युनिकेशन मदद करता है प्रोड्यूसर, सीधी बात है, जिसने चीजों को पैदा किया, ट्रेडर व्यापार जो उनको खरीद फरोख्त करा रहा है, और कंज्यूमर जो उन वस्तुओं को अपने लिए खरीदेगा। उनके बीच में किसकी जानकारी है? जानकारियों का आदान प्रदान होना जरूरी है। भाई कितने रेट में दे रहे हो, किस रेट से दे रहे हो, कब माल मिलेगा, कब माल डिलीवर होगा, बहुत सारी चीजें हैं जुड़ी है। कितना टैक्स है, क्या चार्जेस है, ये सारी बातें जो हैं कस्टमर के बीच में, ट्रेडर के बीच में और प्रोड्यूसर के बीच में एक्सचेंज होती हैं। तो जो फर्म्स हैं या एंटरप्राइजेस हैं वो कम्युनिकेशन और जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड करें वो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। Postal services, telephone and other modern means of communication may be regarded as auxiliary to business activities। जो पत्राचार है, डाक वाली सेवाएं हैं, ठीक है, या जो टेलीफोन की जो सेवाएं हैं, या बहुत सारे आजकल आ गए हैं, अब तो व्हाट्सएप आ गया, ईमेल सर्विसेज आ गई, ये सारी चीजें क्या हो रही है? ये कम्युनिकेशन फैसिलिटीज तो प्रोवाइड कर रही हैं, और हम इन्हें किसकी तरफ देखते हैं? ये ऑक्सिलरी टू बिजनेस एक्टिविटीज के तौर पे देखते हैं। दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस की सर्विसेज, बैंकिंग की सेवाएं और वित्त की सेवाएं, फाइनेंस की सेवाएं। सीधी बात है, बैंकों को पैसा, जब बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है तो उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा कहीं से तो आ रहा है, ठीक है, अपना पैसा लगाइए, कहीं भी लगाइए, कहीं तो जमा करते होंगे, ये सारी चीजें, और उधार भी तो लेना पड़ता है, जैसे ऋण कहते हैं हिंदी में। ऑल बिजनेस कंसर्न नीड फंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, रॉ मटेरियल्स एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। जितने भी व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, उन्हें पैसों की जरूरत होती है, फंड की जरूरत होती है, ताकि वो अपने लिए एसेट्स खरीद सकें, अपने लिए संपत्ति खरीद सकें, जरूरी रॉ मटेरियल खरीद सकें, और अपने दिन प्रतिदिन के जो ऑपरेशन कॉस्ट हैं, जो अपने दिन प्रतिदिन के जो खर्चे हैं, वो उनको पूरा कर सकें। इन सब चीजों के लिए उनको फंड की जरूरत होती है, सभी व्यवसायों को। नाउ फाइनेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल बिजनेस प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। ये कह रहे हैं कि जो वित्त की जो सहायता है वो किसी भी व्यवसाय को बनाने के लिए जरूरी है, और ये वित्त की सहायता बैंकों के द्वारा बिजनेस को प्रोवाइड की जाती है। The banks accept a deposit from the public and provide credit facilities for businesses। बैंक लोगों से अपने यहाँ खातों में पैसा जमा कराते हैं, फिर ऋण के तौर पे इसे वो व्यवसायों को देते हैं, यानी लोन के तौर पे लोगों से पैसा जमा कराते हैं खातों में, और फिर उसे सेविंग वगैरह के तौर पे या एफडी के तौर पे लोगों से पैसा लेते हैं, फिर लोन के तौर पे या एडवांसेस के तौर पे या अदर मोड से वो बिजनेसेस को वो प्रोवाइड करते हैं। नाउ दे जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एटसेट्रा। देखो आमतौर पे जो वो पैसा उधार देते हैं वो उसे उधार या तो ओवरड्राफ्ट के तौर पे देते हैं, या कर्ज की अन्य जो सुविधाएं हैं उसके आधार पर देते हैं, और ये या तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है, सीधा पहले ब्याज काट लिया जाए तब, या बाद में आप ब्याज समेत जो है ईएमआई इंस्टॉलमेंट के तौर पे इन लोन को दिया जाता है बिजनेस को बैंकों के द्वारा। और इन सेवाओं को, जो लोन देने की सेवाएं हैं, किसी भी तरीके से व्यापारियों को या जरूरतमंदों को इसी फाइनेंस कहा जाता है। नाउ besides they undertake collection of checks, remittance facilities and various other services to the business community। बैंक केवल ऋण ही नहीं देते, इसके अलावा वो जो है व्यापारियों के लिए, व्यवसायों के लिए क्या करते हैं? चेक इकट्ठा करते हैं, उनकी पेमेंट भी रिसीव करने का काम करते हैं, चेक को क्लियर कराने का काम करते हैं। जो बैंकों में जो रिसिप्ट्स आते हैं व्यापारियों के पास, बैंक उन जो रिसिप्ट्स है, अगर वो चेक के फॉर्म में आ रहे हैं, ड्राफ्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, तो वो उन्हें क्या कर रहे हैं? पैसों को क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। और अब तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस आ गए हैं, तो डेफिनेटली वो उसको सब कुछ तो ऑनलाइन होता जा रहा है। तो बैंक ही तो इन सारी चीजों को फैसिलिटेट कर रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए। इंश्योरेंस, देखो अनसर्टेनिटी बिजनेस है तो रिस्क है, उन रिस्क को कम करने के लिए एक छोटी सी प्रीमियम, एक थोड़ा सा पैसा एक टाइम बाउंड मैनर में जो
व्यवसाय हैं वो देते हैं बैंकों को। इसके अगेंस्ट में फ्यूचर में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है पर्टिकुलर, तो उस दुर्घटना के अगेंस्ट में एक कंपनसेशन भुगतान दे दिया जाता है एज पर एग्रीमेंट, जो भी होता है इंश्योरेंस कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्या है ये। इन बिजनेस देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ रिस्क सच एज डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डैमेज ऑफ गुड्स इन स्टॉक एंड ट्रांजिट। बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा संभावना होती है जोखिम की, या ये कहेंगे बिजनेस जोखिम से भरा पड़ा होता है। और यहाँ पे संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है, और जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस से जुड़े हुए, जो मैन पावर काम कर रही है, उनको भी नुकसान हो सकता है या उनके द्वारा भी नुकसान हो सकता है। ये नुकसान आग की वजह से हो सकता है भूकंप आ जाए या चोरी हो जाए, या आपके जो गुड्स हैं उनको नुकसान पहुंचाए, डैमेज हो जाए, टूट फूट जाए स्टॉक में, या जब वो इकट्ठे बना हुआ माल था वो टूट गया, जल गया, खराब हो गया, या ट्रांजिट में जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था परिवहन के दौरान, आवागमन के दौरान। तो इन सारे नुकसानों से बचने के लिए किसकी जरूरत होती है? ये सारे जोखिम है, इंश्योरेंस की जरूरत होती है। ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल अमाउंट कॉल्ड प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज इज कंपनसेटेड बाय द इंश्योर कंपनी। जब आप इन सारी चीजों की अलग अलग इंश्योरेंस करा लेते हैं बिजनेस के तौर पर, होता क्या है कि अगर आपको कभी ऐसे नुकसान हो भी जाए तो आपको भुगतान मिल जाता है इन इंश्योरेंस कंपनी से। इस तरीके से अचानक आई जो विपत्ति है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है बिजनेस के लिए, खतरा, आप उससे होने वाले जो ड्रास्टिक इफेक्ट है, जो बुरे प्रभाव है, आप उससे दो हाथ कर पाते हैं, आप उससे निपट पाते हैं। और ऐसा करने के लिए आपको इन इंश्योरेंस कंपनी को एक निश्चित राशि दी जाती है जो कि बहुत कम होती है, जिसे क्या किया जाता है, कहा जाता है, उसे प्रीमियम कहा जाता है। तो आप एक रेगुलर प्रीमियम देते हैं ताकि अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटे, अनएक्सपेक्टेड इवेंट अगर हो रहा है, तो बिजनेस को उसका भुगतान मिल जाए। नाउ वेयर हाउसिंग, भंडारण। Production is always in anticipation of future demands, so that the products are to be kept in good condition until they are sold. देखो, उत्पादन में हमेशा इस बात की उम्मीद होती है कि भविष्य में जो माल बनाया जा रहा है वो बिक जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो वस्तुएं बनाई गई हैं, जो प्रोड्यूस की गई हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरह से एक जगह इकट्ठा करके रखा जा सके कि जब उसकी मांग आए तो उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। नाउ स्टोरेज ऑफ गुड्स इज डन बाय वेयर हाउसेज स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पस। स्टोरेज, जो ये भंडारण है, उन्हें वेयर हाउसेज में रखा जाता है। इन ऐसे वस्तुओं को जो इकट्ठा है वो वेयर हाउसेज में, भंडारण में रखा जाता है। इन्हें खास तौर पे इसीलिए बनाया गया है कि ऐसी वस्तुओं को जिन्हें बाद में मांग आनी है वहां पे रखा जाए और वो वहां पे खराब ना हो, डैमेज ना हो, ऐसी स्थिति में, सही स्थिति में बनी रहे। डी फैसिलिटेट द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन रिक्वायर्ड, यानी वेयर हाउसेज होने की वजह से जब वस्तु की डिमांड आएगी तो आसानी से डिलीवर कर दी जाएंगे इन वेयर हाउसेज में रखे होने की वजह से। दस वेयर हाउसिंग स्टेबलाइजेस प्राइसेस बाय इक्वलाइजिंग सप्लाईज। वेयर हाउसेज क्या करने का काम कर रहे हैं? वो कीमतों को बढ़ने से रोक रहे हैं, शॉर्टेज से रोक रहे हैं, क्योंकि माल वेयर हाउसेज में सुरक्षित है। तो जब भी उसकी मांग आएगी आप उसे आसानी से डिलीवर करके, या कहें कि पूरे वर्ष भर जो है वेयर हाउसिंग होने की वजह से माल उपलब्ध रहता है। नतीजा उसकी जो कीमतें हैं वो ज्यादा उतार चढ़ाव का शिकार नहीं होती हैं और प्राइस इक्विलिब्रियम बना रहता है और सप्लाई इक्विलिब्रियम बना रहता है। जरूरत के हिसाब से माल की आपूर्ति हो पाती रहती है। नाउ एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन, जनसंपर्क की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं? प्रचार की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है, तो जितना एडवर्टाइजमेंट होगा उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका व्यापार बढ़ेगा, आपकी जो सेल है बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर प्रोमोटिंग सेल्स। देखो, जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए इस समय एक प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, अवसर प्रदान करता है, उपाय है। It is not only easy task to reach millions of customers, therefore promoting sales, information about the product must be made available to the potential buyer through advertising and public relation.
ये बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है कि जो लाखों लोग करोड़ों लोग हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने या उन्हें आपके प्रोडक्ट की जानकारी हो। ऐसा करने के लिए आपको विज्ञापन की सहायता लेनी पड़ती है, जनसंपर्क की सहायता लेनी पड़ती है ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। Advertising are always paid activity to promote the sales of a product or services, while public relations are normally unpaid activity which will support the sales. देखो एडवर्टाइजमेंट जो है आमतौर पे उन सर्विसेज को कहा जाता है जिसमें कोशिश की जाती है कि वस्तु की बिक्री बढ़ जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पेड सर्विसेज है कि इसके अगेंस्ट में आप जब अपने वस्तु का या सेवाओं का प्रचार करते हैं, लोगों को जानकारी पहुंचाते हैं, तो आपको ऐसा करने के लिए जो कंपनियां एडवर्टीजमेंट कराती हैं आपको उनको भुगतान करना होता है, आपको एक पेमेंट देनी होती है और पेमेंट के हिसाब से ही वो आपको एडवर्टीजमेंट देते हैं। जबकि जो हमारी पब्लिक रिलेशन है, जनसंपर्क है, इनमें आमतौर पे ऐसी एक्टिविटी शामिल होती है जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होता, अनचार्ज सर्विसेज होती हैं और इसका मुख्य मकसद होता है आपके सेल को सहायता प्रदान करना। टॉक शो, इंटरव्यूज, न्यूज, वैल्यू आइटम्स ऑन मीडिया एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ पीआर। पब्लिक रिलेशन के जो एग्जांपल है, टॉक शो है, वाद विवाद प्रतियोगिता हो गया, डिबेट शो हो गए, इंटरव्यू हो गया किसी का, या न्यूज वगैरह समाचार वगैरह जो होते हैं वो पीआर पब्लिक रिलेशन या जनसंपर्क के एग्जांपल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आखिर जो व्यवसाय हैं उसके उद्देश्य क्या है? देखो, कोई भी जो व्यवसाय होता है वो बहु वैकल्पिक उद्देश्यों के साथ, एक उद्देश्य के लिए आप व्यवसाय नहीं करते, आप कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी बिजनेस के जिनको पूरा करने के लिए आप व्यवसाय करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनको डिटेल में। A business enterprise must have multiple objectives to satisfy different individual and groups for its own survival and prosperity. एक बिजनेस एंटरप्राइज के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन्हें इंडिविजुअल और ग्रुप के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है, यानी एक व्यवसाय के जरिए आप एक पूरे समूह या एक व्यक्ति विशेष की जो अलग अलग जरूरतें हैं, जो उनकी चाहते हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसको डिटेल में हम जरा पढ़ते हैं ताकि वो जो व्यक्ति है, वो जो समूह है या जो एंटरप्राइज है वो बना रहे और लगातार प्रगति करता रहे। तो चलिए, सबसे पहले जो उद्देश्य हमें दिखाई देता है वो है मार्केटिंग, मार्केट स्टैंडिंग। देखो, बाजार में बना रहना ये बहुत बड़ी चुनौती आज के डेट में है। कट थ्रोट कंपटीशन है, ऑल्टरनेटिव सर्विसेज प्रोवाइडर है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, फार रीच है। तो इस स्थिति में एक बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का वो ये होता है कि मार्केट स्टैंडिंग है, वो अपने मार्केट में एक मजबूत पकड़ बनाए रखें। इट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। मार्केट स्टैंडिंग वो बाजार में मजबूती से खड़े रहने का मतलब है कि एक एंटरप्राइज, एक फर्म की वो मजबूत स्थिति जो उसे उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो उसके प्रतियोगी हैं, जो ऐसे ही प्रोडक्ट बनाते हैं या ठीक है डिफरेंट ब्रांड नेम से या डिफरेंट प्राइस मैकेनिज्म से, वो उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट दे सके, बेटर सर्विसेज दे सके उनके मुकाबले में अपने कस्टमर को। सीधी बात है, दोबारा दोहरा रहा हूं, शायद कुछ गड़बड़ बोल गया। मार्केटिंग स्टडी का मतलब है कि आप अपना एक ऐसा वजूद बना रहे हैं बिजनेस एंटरप्राइज के तौर पे ताकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आप उनसे बेहतर सेवाएं और वस्तु दे सकें अपने ग्राहक को, ताकि ग्राहक उनकी सेवाओं और वस्तुओं को ना चुने बल्कि आपकी सेवा और वस्तु को चुने, यानी आपके द्वारा जो दी जाने वाली प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो उसको प्रीफर करें देन योर कॉम्पिटिटर्स। नाउ दूसरा था इनोवेशन, नयापन लाना है, नोवेल्टी, नवयुग लाना। नाउ इनोवेशन मींस द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू टू द मार्केट। जब नयापन लाते हैं बाजार में आप कुछ, तो उसे इंट्रोडक्शन मतलब उसे इनोवेशन कहते हैं, नवयुग कहते हैं, नयापन कहते हैं। दोबारा से, जब आप मार्केट में कुछ नया करते हैं या लेके आते हैं तो इसे इनोवेशन कहते हैं। ऐसा कुछ जो पहले वैसा नहीं किया गया था या वैसा कुछ लाया नहीं गया था। इट मे बी अ न्यू डिजाइन, न्यू क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये जो इनोवेशन है बिजनेस के अंतर्गत,
ये कुछ भी हो सकता है, कोई एक नया डिजाइन हो सकता है, अच्छी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की हो सकती है, पहले से इंप्रूव क्वालिटी हो सकती है किसी प्रोडक्ट की, या फिर एक नया जो मेथड हो सकता है प्रोडक्शन का, उत्पादन करने का एक नया तरीका हो सकता है। दूसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। हर कंपनी चाहती है अपनी प्रोडक्टिविटी को समय के साथ बढ़ाना। उत्पादकता यानी इनपुट लिमिटेड है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, या फिर जो कॉस्ट को रिड्यूस करके बेटर आउटपुट या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करना हर बिजनेस का, एंटरप्राइज का एम होता है। Every enterprise should aim at greater efficiency and productivity by the best use of available resources. हर एंटरप्राइज चाहता है कि उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास संसाधन है, जो इनपुट्स है उसके पास, उसका वो अधिकतम या सबसे बेहतर या उपयुक्त इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, अपने गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाए, ताकि जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। नाउ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हर जो कंपनी है अपने फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को और इंप्रूव करना चाहती है। फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम इन एक्वायरिंग फिजिकल रिसोर्सेज लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ऑफिसेज एटसेट्रा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फंड फॉर इट्स ऑपरेशंस एंड इंश्योर इट्स एफिशिएंट यूज। हर बिजनेस एंटरप्राइज चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा भौतिक रिसोर्स हो। ये भौतिक रिसोर्स उसके लिए एक उसकी कंपनी की बिल्डिंग के तौर पर, उसके प्लांट के तौर पर, या किसी मशीनरी के तौर पे हो सकती हैं। जबकि अगर हम कहें कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो ये वो फंड है जो उसके पास अरेंज होगा ताकि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को प्रोवाइड कर सके। तो इन सारे रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए चाहिए, हमेशा प्रतिस्पर्धा में बने रहे या प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव एज बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अर्निंग प्रॉफिट्स। सबसे ज्यादा कोई भी बिजनेस तो लाभ कमाने का उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि बिजनेस फाइनली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एम फॉर एवरी बिजनेस। देखिए सीधी बात है, हर बिजनेस का सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य या लक्ष्य होता है वो लाभ कमाना होता है। प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस टू सर्वाइव एंड मेक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। जो प्रॉफिट है, जो लाभ है किसी भी बिजनेस के लिए बने रहने के लिए, बचे रहने के लिए, लगातार बढ़ते रहने के लिए और फाइनली और ज्यादा एक्सपेंशन या विकसित होने के लिए, डेवलप होने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी लक्ष्य है, जरूरत है। नाउ मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। किसी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए जो एक और ऑब्जेक्टिव है वो है उसके प्रबंधकों की जो कार्य कुशलता है वो बढ़ती रहे और उनका विकास होता रहे, वो और बेहतर स्थिति में आते रहे। The enterprise should take much initiative to improve the efficiency of its managers by conducting various programs to motivate them. कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने प्रबंधकों, मैनेजरों की जो कार्य कुशलता है, परफॉर्मेंस है, उसको और इंप्रूव करने के लिए उन्हें ट्रेंड और डेवलपमेंट देता रहे और उनको इस तरीके के एडवांटेज देती रहे कि वो जो है कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर डेडिकेशन के साथ, लॉयलिटी के साथ काम करें और अच्छा आउटपुट और रिजल्ट निकाल के दें। इसके लिए कोई जो कंपनी होती है बहुत मोटिवेशन प्रोग्राम्स, कई कार्यक्रम ऐसे बनाती है जिससे प्रोत्साहित होते हैं इस तरीके के मैनेजर्स वगैरह। नाउ वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। कर्मचारियों की जो कार्य कुशलता है और उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए। Every enterprise should aim to improving its workers' performance and their positive attitude. ठीक है, हर एंटरप्राइज ये चाहता है कि उसके जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य कुशलता बढ़े और उनका जो काम को लेके रवैया है वो बड़ा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, यानी वो काम को कभी नकारे नहीं और अगर कोई बदलाव आता है तो उसे आसानी से एक्सेप्ट करें, क्योंकि अंत में वो ये बात समझे कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी ऑपरेशन कर रही है, जैसे भी ऑपरेट कर रही है, उससे जो वर्कर है उन्हीं का भला होगा। नाउ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेस एंटरप्राइज अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाता है और ये एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इट रेफर्स टू द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस के लिए
कि वो समाज की समस्याओं को दूर करता है या समाज में अपना एक कंट्रीब्यूशन देता है, सोसाइटी को अपना एक योगदान देता है, और काम करने का जो उसका तरीका है वो डिजायरेबल मैनर है। जिस तरीके से कोई समाज काम करना चाहता है वो उस तरीके से काम करता है। अब आते हैं बिजनेस रिस्क क्या होते हैं, बिजनेस के जोखिम क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। साधारण शब्दों में कहें तो जोखिम का मतलब है नुकसान होने की संभावना। इट कैन बी डिफाइंड एज चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू द सर्टेन अनसर्टेन इवेंट्स इन फ्यूचर। इसका मतलब है कि भविष्य में हो सकने वाले, जो निश्चित तौर पे होती ही हैं, अनिश्चित घटनाएं, यानी ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट जो अनलाइकली हैं, हम नहीं चाहते कि वैसा हो, फिर भी वो घट रही हैं, जिससे बिजनेस एंटरप्राइजेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है या नुकसान झेलना पड़ सकता है। इट मे बी टू टाइप्स सच एज स्पेक्युलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। देखो, कोई भी जो जोखिम है वो दो तरीके होते हैं। स्पेक्युलेटिव होता है, सट्टेबाजी वाला हो सकता है, या प्योर रिस्क होता है, असली जोखिम होता है। अभी वही फ्लड आ गया, ठीक है, या कोई आग लग गई, कोई चोरी हो गई, कोई और नुकसान हो गया, तो वो प्योर रिस्क है। सट्टेबाजी का रिस्क है कि मतलब है आपने माल ज्यादा बनाया इस उम्मीद से कि सेल ज्यादा होगी, पर सेल ज्यादा नहीं हुई, ठीक है, ये कहते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क है, जिसमें आपकी फोरकास्टिंग में एरर हो गया, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना एक्सपेक्टेशन से आप बहुत लो रह गए और बिजनेस एंटरप्राइजेस को नुकसान हो गया। नाउ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, आखिर कैसा बर्ताव होता है, क्या प्रकृति है बिजनेस के जोखिम की। सबसे पहले इट अराइजेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। आखिर जो कोई भी बिजनेस नुकसान है वो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की वजह से। देखिए, हम जो भी कोई प्रोडक्शन करते हैं वो भविष्य के लिए तो करते हैं, हमें मान के चलते हैं कि फ्यूचर में प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करें उसकी डिमांड आएगी, और नतीजा क्या होगा, प्रोडक्ट जब हमारा कंज्यूम हो जाएगा या सेल परचेज हो जाएगा तो हमें उससे प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर है, हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को लोगों ने डिसलाइक कर दिया, या जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की बदल गई, या कॉम्पिटिटर ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई कि उसके प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड आ गई और आपके प्रोडक्ट की कम आ गई। इन सारी स्थितियों से क्या होता है, जो है आपको नुकसान, एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की तरह नुकसान हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता जो है फ्यूचर की, जो है एक बड़ा बिजनेस का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। दूसरा है इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, अनअवॉइडेबल। देखो, बिजनेस को टाला नहीं जा सकता। अगर आप बिजनेस करें तो वही है कि जोखिम तो बना ही रहेगा, ठीक है। आपको लॉस और गेन, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज व्हाइल डूइंग अ बिजनेस। या तो बिजनेस करने से आपको नुकसान होगा या आपको लाभ ही होगा, दोनों ही पक्षों को नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि हम यहाँ रिस्क की बात करें तो लॉस में भी अगर वाइड पॉसिबल, अनअवॉइडेबल है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और ये किसी भी वजह से हो सकता है लॉस। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। ये भी कह रहे हैं कि जो कोई बिजनेस है, उसकी जो डिग्री है, उसकी मात्रा जो है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपका काम कैसा है और कितना बड़ा है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही बड़ा नुकसान होने की संभावनाएं होती है, और जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आप दे रहे हैं उसकी सेंसिटिविटी भी मैटर करती है। प्रॉफिट्स इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। डेफिनेटली लोग जब बिजनेस करते हैं तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे एक लॉस भी है, लेकिन प्रॉफिट, जो लाभ है, वो एक इनाम है, क्योंकि आपने उस जोखिम को वहन किया। एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी या एक बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, वो इस रिस्क को बियर करता है, और इसको बियर करता है तो उससे क्या मिलता है, एज अ रिवॉर्ड, एक इनाम के तौर पर उसे प्रॉफिट मिलता है, जो वो पाना चाहता था उस बिजनेस के रिस्क को बियर करके। ठीक है, कुल मिला के वीडियो खत्म होने की तरफ है हमारी। हाँ, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क अभी बाकी है। तो क्या कारण है बिजनेस रिस्क के, उसके बारे में बात करें तो पहले तो नेचुरल कॉजेज है, प्राकृतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है। जैसे कोई, इट मे बी डैमेजेस ड्यू टू द फ्लड, फायर, अर्थक्वेक एटसेट्रा। हो सकता है कि जो आपको नुकसान है वो बाढ़ आने की वजह से, आग लगने की वजह से, या जो है भूकंप आ गया जैसी वजह से नुकसान हो सकता है। ह्यूमन कॉजेज हो सकते हैं, कुछ मानवीय कारण भी हो सकते हैं, जैसे इट मे बी अराइज ड्यू टू द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। कुछ लोगों के कामकाज के जो तरीके हैं उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। कोई बैड हैबिट है, कोई मिस्टेक या एक्सीडेंट हो गया, कोई गलत आदत है जिसकी वजह से किसी को सिगरेट पीने की आदत है, उसने जलाई डाल दिया, जो आपके प्रोडक्शन लाइन थी उसमें आग लग गई। ठीक, तो ह्यूमन की जो एक बुरी आदत है उसकी वजह से या गलती से
ये हो सकता है, और एक्सीडेंट असावधानी या लापरवाही की वजह से भी जो है बिजनेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इकोनॉमिक कॉजेज होते हैं, आर्थिक कारण है, मंदी का दौर हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, या अभी ट्रेड वॉर चल गया है अलग अलग इकोनॉमीज में, ठीक है, टैक्सेस लगा दिए सरकार ने नहीं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। इट इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स, कंपटीशन, प्राइस चेंज इन टेक्नोलॉजी, राइज इन इंटरेस्ट रेट, हायर टैक्सेस एक्सेट्रा। इकोनॉमिक कॉजेज यानी जो आर्थिक कारण है उसमें वो सारी अनिश्चित चीजें आती हैं जो मांग को सीधा प्रभावित करती हैं, जैसे मांग में गिरावट आ जाना, कंपटीशन में या आपके जो डिमांड आ रही थी, कोई नई कंपनी का इंटरेस्ट हो गया, कई कंपनियों का इंटरेस्ट हो गया, तो कंपटीशन प्रतियोगिता का बढ़ जाना, कीमतों में बढ़ोतरी करना आपकी मजबूरी बन रहा है जिससे डिमांड कम हो रही है। एक वजह हो सकती है चेंज इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी परिवर्तन आ गया, नई एडवांस टेक्नोलॉजी के आपका प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे थे, जो मैन्युफैक्चर स्टॉक में थे वेयर हाउस में था, अब वो नो मोर इंपॉर्टेंट रह गया है, आउटडेटेड हो गया। राइज इन इंटरेस्ट रेट, या ब्याज की दरें बढ़ गई, ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोग कई बार जो चीजें हैं वो नहीं खरीद पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देश में हैं वो लोन पे चीजें खरीदते हैं, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो उससे भी कस्टमर डिस्करेज होता है, वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पा रहा होता। और हायर टैक्सेस, अगर हायर टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ जाते हैं और डिस्करेज होता है ऐसे में कस्टमर उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो ये एक ऐसा जोखिम है जो इकोनॉमिक कॉजेज के अंतर्गत आता है, जो एक बड़ा नुकसान बिजनेस को पहुंचा सकते हैं ना। अदर कॉजेज, कुछ अन्य कारण भी है जिसकी वजह से, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, अस्थिरता, अगर देश में सरकार स्टेबल नहीं है, ठीक है, जैसे हमारे देश के पड़ोसी जो देश है उनमें अनस्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देखने को, श्रीलंका में है और बहुत सारे अलग अलग देश हैं आसपास के, उनमें ऐसी स्थिति बन रही है, तो नतीजा क्या होता है, बांग्लादेश में तो अनस्टेबल गवर्नमेंट जो है एक कई बार बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसी तरीके चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, ठीक है, विनिमय दर का मतलब है डॉलर के अगेंस्ट में कैसे हम बात करते रहते हैं, प्राइस जो है कम ज्यादा होता रहता है, तो इससे भी प्रोडक्ट प्राइस को दिक्कत आती है, बिजनेस को दिक्कत आती है। और मैकेनिकल वे में हो सकता है कि कोई मशीन या कोई यांत्रिक की खराबी आ गई, आप जो प्रोडक्शन की जो मशीनरी थी जो कि बहुत महंगी आती है वो अचानक फेल करता है, तो ये सारी चीजें भी ऐसी समस्या हैं जो बिजनेस को फेस करनी पड़ती है, और ये जो है इन्हीं को पार पाना होता है बिजनेस के तौर पे। थैंक यू, आपने मेरी वीडियो को देखी, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। होप कि आपको जो है एसडी के क्लासेस से जो पढ़ाने का हमारा तरीका है वो बहुत समझ में आता होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।